संविधान में संसद की शक्तियां के अंतर्गत देखेंगे संवैधानिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। संवैधानिक शक्तियों का अगर देखें कि संसद का संवैधानिक शक्तियां क्या है, तो संविधान का अनुच्छेद 368 स्पष्ट रूप से कहता है संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है। ये तो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है संसद? तो साफ साफ केशवानंद भारती केस 1973 केशवानंद भारती केस 1973 साफ साफ कहा है कि संसद संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। क्या कर सकती है? संसद जो है संविधान का जो मूल संरचना है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदल सकती है। तो मूल स्ट्रक्चर को अगर छोड़ दिया जाए तो संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का, बढ़ाने का, घटाने का अधिकार है। ये कौन सा अनुच्छेद देता है? 368। अब देखते हैं कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो संविधान संशोधन का 3 प्रक्रिया है। कितना है? 3। एक सामान्य बहुमत के द्वारा, सामान्य बहुमत होना चाहिए। अब देखिए सामान्य बहुमत में क्या होना चाहिए? सामान्य बहुमत में दोनों सदनों के द्वारा 50% से पास होना चाहिए। कितना से? 50%। माने सामान्य जो संशोधन सामान्य बहुमत से होगा उसमें लोकसभा को भी 50% से पास करना होगा और राज्यसभा को भी 50% से पास करना होगा। दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में देखेंगे, विशेष बहुमत से कुछ संशोधन ऐसा है जिसका जो है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो वैसे संविधान का वैसा भाग जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो विशेष बहुमत में दोनों सदनों को कितना होगा? दोनों सदन को 66% लगभग 66% से पास करना होगा। 2/3, इसको कहते हैं 2/3। कितना? 2/3। 2/3 66 लगभग 66% के बराबर होता है। तो विशेष बहुमत की अगर जहां तक बात होगी वहां जो है 66% से पास करना आवश्यक होगा। तीसरा जो है, तीसरा संविधान का वैसा भाग जिसमें विशेष बहुमत का भी जरूरत होगी। क्या होगी? विशेष बहुमत की भी जरूरत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। किसका होगी? आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होगी। अब ये कौन सा है आधे से राज्यों की सहमति? तो जैसे 28 राज्य अगर है तो इसमें से 14 राज्य, आधा राज्य हो गया, तो 28 में से 14 राज्य का क्या होना चाहिए? आम सहमति होना चाहिए। मीन्स 14 राज्य समान बहुमत से पास कर दे या सहमत हो। तो इस तरह से देखें कि संविधान संशोधन का 3 नेचर है। कुछ संविधान का कुछ भाग है जिसका संशोधन सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। संविधान का कुछ भाग है जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है और संविधान का कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो इसकी मैंने चर्चा किया। अब देखेंगे कि संविधान संशोधन की आखिर प्रक्रिया क्या है, कैसे करते हैं। तो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो संविधान संशोधन हम किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे हम लोकसभा में लाए, चाहे हम राज्यसभा में लेकर आए। जब लोकसभा या राज्यसभा में किसी में हम मुद्दा को उठा सकते हैं, शर्त इसके साथ है कि अगर लोकसभा में भी कोई व्यक्ति उठाता है तो 25% सदस्य को उसको सहमति करना अनिवार्य है, या राज्यसभा में मुद्दा को कोई सदस्य उठाता है तो उसको भी 25% सहमति मिलनी चाहिए। माने 25% सदस्य जो सहमत हो कि हाँ ये मुद्दा सही है, इसको उठाया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि कितना प्रतिशत सहमत होगा, तब जाकर जो है आपकी बात आगे बढ़ सकता है। जब 25% सदस्य आपके साथ सहमत है तब बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद जो है दोनों सदनों में क्या होगा? जांच होगा कि क्या राष्ट्रपति के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है राष्ट्रपति के विरुद्ध वह सही है या नहीं है।
जब लोकसभा में आएगा तब जांच होगा। अगर सही पाया जाता है तो उस पर जो है क्या होगा, वोटिंग होगा। अब वोटिंग में फिर से 2/3 बहुमत से उसको पास करना होगा। अगर 2/3 बहुमत से फिर से पास कर देता है लोकसभा तो उसको पास माना जाएगा, और फिर वो राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा भी जांच करेगा कि हाँ मैटर सही है या नहीं है। सही अगर पाया जाता है तो यहाँ भी जो है क्या होगी, वोटिंग होगी, और राज्यसभा को भी 2/3 भाग से 66% से पास करना होगा। अगर दोनों सदन पास कर देता है तब माना जाता है कि जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पूर्व, महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना देना इस संबंध में बहुत ही अनिवार्य है। तो ये सारा क्वेश्चन है कि कितने दिन पहले पूर्व सूचना देना होगा। क्या संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है इसमें? नहीं, कोई नहीं। इसमें संयुक्त अधिवेशन हो ही नहीं सकता है। राज्यसभा को भी सेपरेट 66% सहमति के साथ पास करना होगा, लोकसभा को भी सेपरेट जो है 66% सहमति से पास करना होगा, दोनों सदनों को। इसमें ना तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और ना ही जो है क्या है, ना ही राष्ट्रपति इसको, राष्ट्रपति का वही पावर इसमें देखिएगा कि सीमित है। राष्ट्रपति ना तो पुनर्विचार के लिए संसद को फिर भेज सकता है और ना ही उसको जेबी बीटो के तहत अपने पास में रख सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही अब उपाय है कि उसको हस्ताक्षर कर दे, अनुमति दे दे। तो जब अनुमति हो जाएगा तब महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत क्या किया जाता है, हटाया जाता है। अब देखते हैं कि न्यायिक शक्तियां के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटा सकते हैं। तो न्यायिक शक्तियां जो संसद को है उसमें संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 के तहत संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है, हटाने की शक्ति प्रदान की गई है संविधान का अनुच्छेद 124 के 4 के तहत। अब देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है। इसकी भी प्रक्रिया लगभग राष्ट्रपति के महाभियोग के जैसा ही है, कुछ कुछ में अंतर आएगा। जैसे इसको भी किसी भी सदन में मामला को उठाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में उठाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में उठाया जा सकता है। शर्त यह है कि अगर मामला लोकसभा में उठाया गया है तो 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, अगर राज्यसभा में उठाया गया है तो 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। मिस लोकसभा में अगर उठाया गया हो तो सहमत हो 100 सदस्य, राज्यसभा में उठाया गया हो तो सहमत हो 50 सदस्य। जब ऐसे पास हो जाता है, मान लीजिए लोकसभा में उठाया गया 100 सदस्य सहमत हो, तो ये इसकी सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अगर राज्यसभा में पास हुआ हो, 50 व्यक्ति सहमत हो, 50 सदस्य सहमत हो, तो ये इसकी सूचना सभापति को देगा। किसको देगा, सभापति को। लोकसभा अध्यक्ष या तो सभापति इसकी जांच कराएगा। ठीक है, जांच कैसे कराएगा, त्रिस्तरीय एक जांच कमेटी का गठन करेगा। ठीक है, अगर ये जांच कमेटी जांच रिपोर्ट में दे देता है कि हाँ आरोप सही है, तो उस कंडे जब सही पाया जाता है तो फिर जो है दोनों सदनों में वोटिंग होगा। कहाँ कहाँ, लोकसभा में और राज्यसभा में। तो लोकसभा में अगर वोटिंग होता है, लोकसभा 66% बहुमत के साथ पास कर देता है, फिर राज्यसभा में वोटिंग होगा, यहाँ भी 66% बहुमत के साथ पास कर देता है। 66% का मतलब बार बार बताते हैं कि 2/3 भाग से। तो अगर 2/3 भाग से या 66% से जो है उसको पास कर देता है, उस कंडीशन में अब जो है क्या हो जाता है, अब राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया तभी शुरू कर, उसके प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को शुरू करने का एक ही आधार है, वह है कदाचार या अक्षमता। मीन्स अक्षम है, करने की क्षमता नहीं है, या फिर कदाचार है। यही दोनों प्रक्रिया, यही दोनों बेस के आधार पर जो है लगाया जा सकता है। तो इस तरह से देखें कि संसद की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं कि संसद के विशेष अधिकारों का हनन पर दंड। तो सबसे पहले देखेंगे संसद का विशेष अधिकार क्या है। संसद के पहले विशेष अधिकार देखेंगे ताकि उसका हनन होने पर वो क्या दंड दे सकता है। तो
तो संसद के अगर विशेष अधिकार को हम देखें तो संविधान का अनुच्छेद 122 साफ साफ कहता है कि आंतरिक कार्यवाही और संसद के विशेषाधिकार के हनन पर जो दंड है, मीन्स उस दंड को और आंतरिक कार्रवाई को, मीन्स संसद के अंदर जो कार्रवाई चलती है, ये दोनों प्रक्रिया की जांच नहीं की जा सकती है। यह संसद का विशेषाधिकार है। इसके साथ साथ अगर सत्र शुरू होने वाला है तो सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को अरेस्ट या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किस मामले में? दीवानी मामले में। दीवानी मामलों में 40 दिन पहले या 40 दिन बाद जो है तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे कि जब सत्र चल रहा हो, जब सत्र चल रहा हो उस समय किसी भी न्यायालय में गवाही देने हेतु उसको जो है प्रेषित नहीं किया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको गवाही देना ही है जब सत्र चल रहा हो। और संसद के अंदर की कार्यवाही की जांच अदालत नहीं कर सकती है, कोर्ट नहीं कर सकती है। ये जो है संसद का विशेषाधिकार है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आंतरिक कार्यवाही और कामकाज के लिए संसद क्या कर सकता है? अपना नियम बना सकता है। नियम बनाने का उसको क्या है? अधिकार है। और जब संसद की कार्रवाई चल रही हो उस कंडीशन में कोई भी बाहरी व्यक्ति है, उस बाहरी व्यक्ति को संसद से वो बाहर कर सकती है। साथ ही संसद के कार्यवाही से संबंधित जो रिपोर्ट होगा, जो न्यूज होगा, उसको जो है प्रकाशित करे या प्रकाशित नहीं करे या प्रकाशित करने से किसी व्यक्ति को रोकने का पूरी तरह से क्या होगा? अधिकार होगा संसद को। तो इस तरह से देखें कि ये सारी चीजें जो था संसद का विशेषाधिकार था। और अगर ये विशेषाधिकार का हनन होता है, या तो कोई अंदर का व्यक्ति, संसद के अंदर का व्यक्ति या सदस्य करता है, या बाहर का व्यक्ति अगर करता है, तो उस कंडीशन में संसद क्या कर सकती है? उसको फटकार लगा सकती है, निष्कासन कर सकती है, जुर्माना से दंड कर सकती है, या तो कारावास कर सकती है। तो इस तरह से देखें कि एक तरफ तो संसद का जो संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है, न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। संवैधानिक शक्तियां के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जा सकता है। शर्त तो यही है कि जो है मूल ढांचा में किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत देखें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और अगर संसद के विशेषाधिकार का हनन होता है तो संविधान का अनुच्छेद 105 के तहत उसको दंडित भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि संसद की क्या है? संसद की बहुत सारी शक्तियां हैं और उस शक्तियों का जो है समय समय पर संसद क्या करती है? उपयोग करती है।